आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर पे कुछ MCQs अपन करेंगे। ठीक है, चलिए आपके सामने शुरू होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, A, B और C दो दो एक के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। B के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन 30,000 पर किया जाता है, तो B की क्षतिपूर्ति के लिए A व C कितना अंशदान करेंगे? आराम समझो। 3 पार्टनर है, B जाना चाहता है तो B क्या कहेगा कि भाई मैंने इतने साल फर्म को जमाया तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। तो हमने कहा वाह ठीक है, 30,000 ऊपर का मान लेते हैं। तो 30,000 और B का हिस्सा कितना हो गया? 2/5, 2/5। तो 30,000 इंटू 2/5 आप करेंगे तो आपका आएगा 12,000 रुपया। तो 12,000 B को मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि A और C कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो A और C उतना कंट्रीब्यूट करेंगे जितना उनको फायदा हुआ है। तो इसके लिए आपको A और C का फायदे का अनुपात देखना पड़ेगा। तो B को हटा दो तो पीछे जो बचता है ना 2:1, वो है फायदे का अनुपात। तो 12,000 रुपए ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, इसलिए इसका आंसर आएगा 8,000 व 4,000। बस का आंसर होगा, देख लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। नीचे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि B का शेयर निकालेंगे, सबसे पहले जो जा रहा है उसका हिस्सा निकालेंगे, फिर A और C को कितना फ़ायदा कितना गेन हुआ है वो निकालेंगे, और फिर वो हिस्सा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह से आंसर आएगा। और मैं हमेशा की तरह आपको कहूँगा, क्वेश्चन आए आप ऑप्शन सुन लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए और पॉज कर दीजिए, और 1 सेकंड 2 सेकंड तक अपना आंसर सोचिए और फिर रियल आंसर से मिला लीजिए कि सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, XYZ 532 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। ख्याति पुस्तकों में नहीं दिखाई गई है, लेकिन उसका मूल्य 1 लाख रुपए है। X फर्म से अवकाश ग्रहण करता है एवं Y व Z भविष्य में लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं। X का ख्याति में हिस्सा Y व Z के खातों में किस अनुपात में डेबिट होगा? आराम से। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, X जाना चाहता है तो X को हिस्सा मिलेगा। X ने जो अपना अनुपात त्यागा है वो है 5/10। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन उस तरफ नहीं जा रहा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि X का गुडविल में जो भी हिस्सा होगा वो Y और Z में डेबिट होगा किस अनुपात में? तो इसका आंसर होगा फायदे का अनुपात में। तो अब आपको फायदे का अनुपात निकालना पड़ेगा। फायदा क्या? X के जाने से ये माना जाता है कि Y और Z को फायदा होगा, उनका अनुपात में बढ़ोतरी होगी। कितनी बढ़ोतरी हुई, इसके लिए नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात किया जाता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो किया जाता है। तो वो हम करेंगे और फिर हम पाएंगे कि फ़ायदा वाकई में हुआ कि नहीं हुआ, वो आपके अभी सामने आएगा। चलिए मैं नीचे कैलकुलेशन बता देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे गेन रेशो कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड। अगर मैं Y की बात करूँ तो Y का नया अनुपात है 1/2 और Y का पहले अनुपात था 3/10। तो आपको 1/2 में से 3/10 हटाना है। इसी तरह Z का नया अनुपात क्या है? 1/2। पहले क्या था? 2/10। तो इसका आया 3/10। तो इसलिए आंसर है 2:3। तो जितना इनको फ़ायदा होगा उस रेशो में डेबिट होंगे। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन रेशो और गुडविल पे है, बाकी और भी आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। चलिए ये हो गया है आंसर। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, ABC 1/2, 3/10, 1/5 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। B फर्म से रिटायरमेंट लेता है। A व C भविष्य में लाभों को 3:2 में बांटने का निश्चय करते हैं। फायदे का अनुपात ज्ञात करो। तो वही सेम क्वेश्चन है। फायदे का अनुपात देखने के लिए आपको नया माइनस पुराना करना पड़ेगा। मैं कहूँगा आपको कि A का नया अनुपात है 3/5 और उसका पहले अनुपात था 1/2। इसी तरह से C का जो नया अनुपात है बेटा, C का नया अनुपात है 2/5 और पहले उसका पुराना अनुपात था 1/5। तो आप वो देख लीजिए, अंतर निकाल लेंगे। कैलकुलेशन है मैथ्स की, आंसर 1:2 आ जाएगा। वो तो मैं करूँगा या आप करेंगे तो आ ही जाएगा। न्यू रेशियो, जैसे मैं पहले बात कर रहा था A की, तो A की नई स्थिति 3/5, पहले स्थिति थी 1/2 और 1 पॉइंट का फ़ायदा हुआ है। C को देखो, C की नई स्थिति 2/5, पहले स्थिति 1/5। तो यहाँ पे है 1/10 और 1/5। तो कोई अगर कम पढ़ा लिखा बच्चा है तो बोलेगा 1/10 और 1/5 बराबर बात होती है। तो बराबर बात कहाँ से होगी? 1/10 और 1/5 अलग अलग होता है। आप बनाएंगे इसको तो 1:2 बनेगा। ठीक है, वो आप गेन रेशो अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो 1:2 आ जाएगा। चलिए, थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे स्टार्टिंग क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं, ख़त्म हो जाए एक बार। चलिए आप सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म बीमा कंपनी से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध डैश डैश प्राप्त करती है। हमें पता है कि पार्टनर अपना बीमा करा सकते हैं, जॉइंट बीमा करा सकते हैं। दो स्थितियां होती हैं, या तो बंदा रिटायर होगा या बंदे की डेथ होगी। आप अभी से सुन लीजिएगा, अगर रिटायर होगा तो आपको केवल समर्पण मूल्य मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगी पॉलिसी छोड़ने पर, और अगर मृत्यु होगी तो आपको पूरी बीमा पॉलिसी राशि मिलेगी, यानी बीमित राशि। बीमा कंपनी के मामले में आपको दो राशियां मिल सकती है, या तो बीमित राशि या समर्पण मूल्य। मौके की नज़ाकत देख के काम होगा। जैसे अभी क्वेश्चन में ये लिखा है कि साझेदार के रिटायरमेंट पे फर्म को जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, तो ए कहता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की पॉलिसी की राशि व शेष साझेदारों की पॉलिसी का समर्पण मूल्य है। ब समर्पण मूल्य, स पॉलिसी की राशि, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ब होगा। क्योंकि ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो आप पॉलिसी का समर्पण मूल्य ले पाएंगे। जैसे ही आप अपनी पॉलिसी समर्पित करेंगे, छोड़ेंगे, तो आप समर्पण मूल्य लेने के हकदार हैं। चलिए, और इसके नीचे इशारा आ रहा है, मृत्यु की दशा होती तो बीमा कंपनी से पॉलिसी की राशि प्राप्त हो पाती है, अवकाश की दशा होती है तो केवल समर्पण मूल्य ही प्राप्त हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। BCD 754 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। डी की 30 जून 2020 को मृत्यु हो जाती है। वर्ष 19-20 के यानी पिछले साल के लाभ 12,000 है, तो डी के खाते में लाभों की कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए। देखिए, आपको पिछले साल के लाभ दे रखे हैं, वर्ष 19-20 के लाभ दे रखे हैं, यानी अप्रैल से लगा के मार्च तक के लाभ दे रखे हैं। अप्रैल 19 से मार्च 20 तक के लाभ दे रखे हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने अप्रैल का महीना कार्य किया, मई का महीना कार्य किया, जून का महीना कार्य किया, यानी 3 महीने कार्य किया। तो 3 महीने कार्य करने की वजह से उसे लाभों में हिस्सा मिलेगा। तो पहले आप 12,000 लिख लेना, उसे फिर 3 महीने में बदल देना। जैसे पहले 12,000 लिख के उसको 3 महीने में बदल देना, और 3 महीने में बदलने के बाद 3 महीने में बदलने के बाद जो डी का हिस्सा बनता है वो आप कैलकुलेट कर लेना। देखेंगे कितना आएगा। मैंने नीचे कैलकुलेशन समझाई है अभी। ये लास्ट ईयर प्रॉफिट आ गया, इसे आपने 3 महीने में बदला तो 3,000 हो गया। और जैसे डी का अनुपात में देख पा रहा हूँ 7-5-4, यानी लास्ट वाला 4/16, तो 4/16 करने पे आ जाएगा 750 रुपये। तो इसका आंसर बी 750 रुपये होगा। और इसकी एंट्री बनती है P&L सस्पेंस टू डीज कैपिटल। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है, चिट्ठे में दिखाया गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता कौन सी राशि को प्रकट करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर अगर असेट साइड पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखाया हुआ है तो वो समर्पण मूल्य पे दिखाई देगा। समर्पण मूल्य पे दिखाई देगा। मान लो आपने 10-10 हज़ार करके 5 बार रकम जमा कराई, यानी 50,000, और बीमा कंपनी ने कहा कि अगर आप अभी पॉलिसी छोड़ेंगे तो हम आपको 30,000 देंगे। हमने 50,000 जमा करा दिया, लेकिन बीमा कंपनी ने कहा कि अभी पॉलिसी छोड़ोगे तो हम 30,000 देंगे। तो हम बैलेंस शीट में 30,000 ही दिखाएंगे सरेंडर वैल्यू के नाम से। तो इसका आंसर अ आएगा, पॉलिसी का समर्पण मूल्य। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए कि आपने जो प्रीमियम जमा कराया आप वो दिखाएंगे, अब तक जो प्रीमियम दिया वो दिखाएंगे। बी ऑप्शन में लिखा है कि आप हर साल जो देते हैं वो दिखाएंगे। सी कहता है कि अब तक जो आपने टोटल दिया है वो दिखाएंगे। या चौथा पॉइंट कहता है कि जितना पैसा मिलने वाला है आप वो दिखाएंगे। नहीं, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है ए ही हम दिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, साझेदार की मृत्यु के बाद उसको देय रकम प्राप्त की जाती है सरकार द्वारा, उसके पुत्र द्वारा, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बी और सी में लड़ाई है, इसका आंसर वैसे सी आएगा, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी द्वारा। ठीक है, जो भी बंदा जाता है मृतक, डिकीज्ड बोलते हैं उसको, तो उसका जो पीछे नॉमिनी होता है, उसका जो एग्जीक्यूटर होता है, उसको वो राशि मिलती है। हालांकि शादीशुदा होने केस में जो पत्नी होती है, पति के मृत्यु की दशा में पत्नी जो होती है उसको नेचुरल नॉमिनी माना जाता है। नहीं तो अगर मान लीजिए पत्नी की भी मृत्यु पहले ही हो चुकी है तो संतान को मान लिया जाता है नॉमिनी। पर कुल मिला के आप वो अपनी वसीयत करके गया होगा, या जो भी नॉमिनी रहेगा, जो भी उत्तराधिकारी रहेगा, देय राशि उसे मिलेगी। यानी इसे यूं समझ सकते हैं कि ABC में से अगर B की मृत्यु हो गई तो ऐसा नहीं है कि B का हिस्सा A और C खा जाएंगे, वो पैसा उसके घर में से जो भी आएगा उसे मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं। साझेदारों की जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर देय प्रीमियम पर किस तरह से व्यवहार किया जाता है।
देखिए, आप जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे हर साल प्रीमियम चुकाते हैं उसमें 3 अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है जो उसे व्यय मानती है, खर्चा मानती है। एक अप्रोच होती है जो उसे संपत्ति मानती है, असेट मानती है। और तीसरी अप्रोच वो होती है जिसमें असेट माना जाता है और साथ ही साथ रिजर्व का निर्माण किया जाता है। इसमें ऑप्शन में है कि ये प्रीमियम पार्टनर्स के चालू खाते में क्रेडिट किया जाता है, गलत, क्योंकि कोई पार्टनर्स के शेष को बढ़ाने वाली चीज़ तो है नहीं। ये चीज़ P&L में क्रेडिट की जाती है, गलत। ये पार्टनर्स के कैपिटल खाते में DI किया जाता है और डी ये लाभ हानि खाते में DI किया जाता है। तो जनरली इसका आंसर डी आएगा कि मतलब C और D में लड़ाई है। कुछ लोग, कुछ अकाउंटेंट क्या होते हैं कि जो बीमा पॉलिसी की राशि है उनको उनका निजी व्यय मानते हैं और निजी व्यय मान के उनकी कैपिटल को DI करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा आंसर ये अच्छा ये है कि आप पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसे व्यापारिक व्यय मानिए और व्यापारिक व्यय मानकर आप उसे लाभ हानि खाते में DI कीजिए। ये ज़्यादा अच्छा आंसर है, 10 का आंसर होगा। चलिए, प्राय पॉलिसी पे, जनरली पॉलिसी पे जो प्रीमियम दिया जाता है उसे सामान्य व्यापारिक व्यय माना जाता है, अतः उसे P&L में DI किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ABC 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। फर्म के चिट्ठे में 31 मार्च 2020 को संचय का शेष 25,000 बताया गया है। पिछले वर्ष के लाभ 50,000 है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 1 लाख की है। फिक्स्ड एसेट 1,20,000 की है। जुलाई के महीने में C की मृत्यु हो जाती है तो C के उत्तराधिकारियों को पूंजी के साथ क्या मिलेगा? जो मरने वाला है उसके जो घर वाले हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनको पूंजी तो मिलेगी मिलेगी। पूंजी की राशि के अलावा जो संचय का हिस्सा है वो मिलेगा, लाभों का हिस्सा मिलेगा। लाभों यानी जुलाई तक का, मार्च तक का तो हिसाब हो ही चुका है, अप्रैल मई जून और 1 जुलाई तक का जो भी लाभ होगा उसका हिस्सा मिलेगा। और इसके अलावा गुडविल नहीं है इस क्वेश्चन में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हिस्सा मिलेगा। तो ए ऑप्शन कहता है पॉलिसी में हिस्सा मिलेगा, हाँ। बी ऑप्शन कहता है संचय में हिस्सा मिलेगा, हाँ। मृत्यु की तिथि तक लाभों का आनुपातिक हिस्सा मिलेगा, हाँ। द उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि कैपिटल के अलावा रिजर्व का हिस्सा, जैसे किसकी मृत्यु थी इस क्वेश्चन में, C की, तो C की हैसियत है 2/10, उसे मिलेगा करंट ईयर के प्रॉफिट में हिस्सा। 3 महीने के जो भी लाभ हैं उसका हिस्सा वैसा आप निकाल लेना। 50,000 पिछले साल का लाभ है तो उसे 3 महीने में बदल देंगे और फिर उसका हिस्सा निकाल देंगे 2/10 करके। और इसी तरह पॉलिसी का हिस्सा मिल जाएगा, ये सब उससे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की फर्म द्वारा प्राप्त राशि वितरित की जाती है। ये कहता है कि जो जॉइंट पॉलिसी होती है वो जब आप छोड़ेंगे, या तो छोड़ेंगे क्यों, या तो समर्पित कर देंगे या मृत्यु होने की वजह से समर्पित हो जाएगी, तो जो पैसा मिलेगा, जो बीमा कंपनी से राशि मिलेगी वो किसको मिलेगी, कैसे बटेगी? प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में, अंतिम पूंजी के अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में या नए अनुपात में? इसका आंसर होगा C, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। यानी अगर जैसे ABC की फर्म है, उन लोगों ने अगर पॉलिसी ले रखी है तो बीमा कंपनी से जो भी राशि मिलेगी वो स के खाते में जाएगी, उनके पुराने अनुपात में जाएगी। इसका आंसर स होगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, स एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों का विभाजन 4:3:2 के अनुपात में करते हैं। A अवकाश ग्रहण करता है, शेष साझेदार भावी लाभों को 5:3 में विभाजन करते हैं। यदि A द्वारा ख्याति के 24,000 प्राप्त किए गए हैं तो B और C को डेबिट करेंगे। तो आपको देखो A के खाते में 24,000 चले गए हैं, अब आपको बताना है कि B और C कितना कितना DR होगा। तो इसके लिए आपको फायदे का अनुपात बनाना पड़ेगा। फायदे के लिए आपको नया रेशो माइनस पुराना रेशो करना रहेगा और फिर अपने आप उससे कैलकुलेशन आ जाएगी। मैं कैलकुलेशन देख के बताता हूँ आपको। जैसे मैं बात करूँ B की, तो B का जो नया रेशो मैं देख पाता हूँ वो है 5/8 और पहले उसका था 3/9। तो 5/8 में से 3/9 आप लेस करोगे तो ये आपका आ जाएगा जी 21/72। तो B को 21 पॉइंट का फ़ायदा हुआ है। और अगर मैं आपसे C की बात करूँ तो C का नया अनुपात है 3/8 और पहले उसका था 2/9 और इसको फ़ायदा हुआ है 11 पॉइंट का, तो 21:11। तो 24,000 रुपये गुडविल का जो हिस्सा है उसे 21 और 11 में बांटा जाएगा। 15,750 और 8,250 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि को पूंजी खातों में क्रेडिट करेंगे। मात्र मृतक साझेदार के, सभी साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, शेष साझेदारों में नए अनुपात में, शेष साझेदारों में पुराने अनुपात में। ये बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे ABC 3 पार्टनर थे और C की मृत्यु हो गई तो C को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा।
और वो सोचते हैं अच्छा केवल सी को मिलेगा क्या, नहीं सबको मिलेगा। किसी फर्म में अगर जॉइंट पॉलिसी हो तो चाहे किसी की भी मृत्यु हो, पॉलिसी का जो हिस्सा मिलेगा वो सबको मिलेगा। उसका कारण ये होता है कि जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो फर्म ने दिया था और फर्म उन सबकी थी, तो मृत्यु चाहे किसी की भी हो, बलिदान चाहे कोई भी दे, राशि जो होती है वो सबके पूंजी खातों में क्रेडिट होती है। इसी तरह अगर व्यक्तिगत पॉलिसियां हो, अगर अलग अलग पॉलिसियां ले रखी हो, ए बी और सी के जीवन पे अलग अलग पॉलिसी ले रखी हो, और वहां पे भी अगर सी की मृत्यु होती है तो भी पॉलिसी की राशि ए बी सी सब में बटेगी। तो हमेशा याद रख लीजिए कि पॉलिसी की राशि सब में बटेगी और पुराने अनुपात में बटेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते में लाभ हानि खाते से चार्ज करते हैं। वेल ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने जॉइंट पॉलिसी की अकाउंटिंग देखी है तो आप समझ पाएंगे। देखिए मैं फिर बोलता हूँ, फर्म पॉलिसी लेती है, हाँ, उसका वो प्रीमियम पे करती है, हाँ, उस प्रीमियम को या तो आप एक्सपेंस मानेंगे या आप असेट मानेंगे, या थर्ड अप्रोच होती है कि आप असेट मानेंगे और साथ ही साथ एक रिजर्व भी बनाएंगे। क्वेश्चन ये है कि आप वो रिजर्व की जो एंट्री करेंगे वो किस अमाउंट से करेंगे, तो वो प्रीमियम के बराबर राशि से होगी। यानी जितना हम प्रीमियम चुकाएंगे, जितने रुपए से हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता डेबिट करेंगे, उतनी ही राशि से हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व खाता क्रेडिट करेंगे। तो आप जो जॉइंट बीमा पॉलिसी संचय खाता बनाएंगे वो प्रीमियम के बराबर राशि से होगा। ए ऑप्शन कहता है चुकाए गए कुल प्रीमियम के बराबर, बी कहता है चुकाए गए वार्षिक प्रीमियम के बराबर। इसका आंसर बी आएगा, चुकाए गए वार्षिक प्रीमियम के बराबर। इसकी एंट्री बनती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। थोड़ी सी मुश्किल अकाउंटिंग है पर है जो है, ठीक है। चलिए मैं इस पर कुछ एक वीडियोस बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी उससे। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से कौन सी राशि प्राप्त होती है। आपके वहां मृत्यु लिखा हुआ है तो मृत्यु होने पे आपको पूरी राशि मिलेगी। ए समर्पण मूल्य गलत, बी प्रीमियम की राशि, सी संपूर्ण मूल्य, डी कुल चुकता मूल्य। इसका आंसर होगा सी संपूर्ण मूल्य। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी करा रखी है, हो सकता है अभी अपन ने 2-3 साल ही प्रीमियम चुकाया हो, 1-2 लाख ही चुकाए हो, तो भी मृत्यु होने पे आपको पूरा 10 लाख रुपए मिलेगा, पॉलिसी की राशि मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि वार्षिकी विधि से देने का निश्चय किया जाता है। अनुबंध के अभाव में वार्षिकी पर देय ब्याज की दर क्या होगी। इसका आंसर आएगा 6% वार्षिक। देखिए एक पार्टनर था, वो रिटायर हो गया तो हमें उसे पैसे देने चाहिए, वो कहलाती है देय राशि। अगर आप वो देय राशि का निपटारा नहीं करते हो तो वो एक तरह का ऋण है, चाहे आप उसे किस्तों के तौर पे चुकाओ, चाहे वार्षिकी अनुबंध के तौर पे चुकाओ। किस्तों में तो ये होता है कि जब तक लोन नहीं चुक जाता तब तक किस्तें चालू रहती हैं। वार्षिकी में जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक पैसा हम उसे देते हैं। दोनों ही दशाओं में, चाहे लोन मानो चाहे वार्षिकी मानो, ब्याज की दर 6% मान ली जाती है। या तो पार्टनर तय कर दें, तय कर दिया तो सही है, और पार्टनर ने तय नहीं किया तो ब्याज की दर 6% वार्षिक मानी जाती है। ये बात आप पूरे पार्टनरशिप में याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात या फायदे का अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है नया माइनस पुराना। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए 3 पार्टनर थे, अगर एक चला गया तो बाकी लोगों को क्या होगा, फायदा। फायदे का मतलब क्या है कि उनकी नई स्थिति बेहतर होगी पुराने से, नई स्थिति ज़्यादा होगी पुराने से, इसलिए आपको नए में से पुराना घटाना पड़ेगा। इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। गेन रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होता है। अगला है, जब संपत्तियों और दायित्वों का रिवैल्यूएशन करने के पश्चात भी पुराने चिट्ठे के मूल्यों पर दर्शाया जाना हो तो कौन सा खाता खोलते हैं। वेल हमने ये पहले भी देखा हुआ है कि ये लोग असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो करना चाहते हैं, लेकिन जो बैलेंस शीट की वैल्यूज़ हैं उनको चेंज नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यूज़ ही दिखाना चाहते हैं। तो ऐसी दशा में बनता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन खाता। इसका आंसर होगा द स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता इस दशा में बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किसी फर्म द्वारा साझेदारों के लिए संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की राशि को
लाभानी खाते में डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, पूंजी खाते में डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने अभी भी बोला था, पहले भी क्वेश्चन आया था कि अगर फर्म ने पार्टनर्स के जीवन पे जॉइंट पॉलिसी ली है तो उसके प्रीमियम को हम सामान्यतः व्यय मानते हैं, खर्चा मानते हैं, उसे उनका निजी व्यय नहीं मानते, उनको व्यापारिक व्यय मानते हैं और व्यापारिक व्यय मानकर P&L खाते में DI करेंगे। इसका आंसर अ लगेगा, 18 का अ। ठीक है। 19वां क्वेश्चन कहता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को प्राप्त होने वाली ख्याति की राशि को शेष साझेदार वहन करेंगे। तो जब कोई रिटायर होता है तो वो चाहता है कि उसको गुडविल का हिस्सा मिले। गुडविल का हिस्सा उसके खाते में क्रेडिट होता है और अन्य के खाते में डेबिट होता है फायदे के अनुपात में। तो इसका आंसर होगा अफायदे के अनुपात में। आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, चलिए। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता किस तरह का है? तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता है वो व्यक्तिगत खाता है, नाम मात्र का खाता है, स्मरणार्थ खाता है या संपत्ति खाता है? तो वो आपकी एक तरह से संपत्ति है। ठीक है। जब आप प्रीमियम चुकाएंगे या तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट लिखेंगे। अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट लिखा है तो वो व्यय हो गया, लेकिन अगर आपने प्रीमियम चुकाने पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट लिखा है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का जो नेचर होता है वो असेट का नेचर होता है, संपत्ति खाते का नेचर होता है। ठीक है। और भी क्वेश्चन बैंक हैं, बने हुए हैं क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस लगाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। चलिए, पर इस क्वेश्चन बैंक को देखने से पहले थोड़ा सा आप चैप्टर देख लिया करो, तब आप इनको करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।